गर्मी में खाने वाले 100 लोग बनाने वाली अकेली बहू। हे भगवान, पता नहीं ये सब्जी कब तक पकेगी और चावल कब उबलेगा। इतना सारा खाना बनाकर मेरी तो हालत खराब हो रही है। तब तपाती गर्मी में खुले आंगन में खाना बनाते हुए बहू भड़की पड़ी थी। तभी ननद आकर पूछती है, भाभी अंदर सबको खाने में और चावल लगेंगे। सुप्रिया, तुम्हें दिख नहीं रहा चावल उबल रहा है? अब क्या मैं खुद चूल्हे पर चढ़ जाऊं? ननद के अंदर जाते जेठानी कच्चे आम देने आती है। देवरानी, सब लोग सिलबट्टे की चटनी खाने को मांग रहे हैं तो आम की चटनी पीस दो। चटनी पीसने की फरमाइश देकर जेठानी चली जाती है। कसम से इन भूखे नंगे खानदान वालों ने मेरा पारा चढ़ा रखा है। अरे इतने सारे खाने में तो लोग भंडारा खा ले, मगर इनकी खुराक तो भैंसे जितनी है। मेरी तो जिंदगी झंड हो गई है। मैं तो बड़ा पछता रही हूँ शादी के लड्डू खाकर। वेल प्यारे दर्शकों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, शादी के लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। अब इतनी गर्मी में कोई आपसे इतना सारा खाना बनवाए तो आपको भी गरम मसाले जितना तेज गुस्सा चढ़ेगा। आखिर क्यों अकेली बहू हलवाइयों की तरह अकेले इतना सारा खाना बना रही है? इस पकी हुई खिचड़ी को समझने के लिए पिछली कहानी में चलते हैं। पंडित जी, आप तो जानते हैं पूजा मेरी इकलौती बेटी है, तो किसी छोटे परिवार का रिश्ता बताइएगा। बड़े परिवार में बड़ी खिचड़ी पक जाती है। मैंने बड़ा देखा है, अकेली बहू बनाए भी परोस कर खिलाए भी। मैं नहीं चाहती मेरी लड़की का जीवन भी बड़े ससुराल वालों की सेवा पानी करते हुए गुजर जाए। जी मनोरमा जी, मैं आपकी बात को अच्छे से समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल आपके मन मुताबिक लड़के का रिश्ता लाया हूँ। गिनती के 4 लोग रहते हैं, माँ बाप लड़का और एक बहन। थोड़े दिनों बाद नंद शादी करके ससुराल चली जाएगी तो आपकी बेटी का ही राजपाट होगा। पंडित जी, लड़का तो मुझे जच गया, परिवार भी छोटा है, तो आप इसी परिवार में बात चलाइए। जी बिल्कुल, मुहूर्त निकलवा कर आऊंगा। देसी घी के लड्डू का डिब्बा तैयार रखिएगा, दक्षिणा में लूंगा। जी जी पंडित जी। राम राम जी गया प्रसाद जी, आपके लिए खुशखबरी है। आपके बेटे का रिश्ता फिक्स कर दिया। पंडित जी, आपने लड़की वालों को बता तो दिया है ना कि मेरा पूरा परिवार अगल बगल में बसा हुआ है? अरे महाराज, भेड़ खुलकर रिश्ता तोड़वाना है क्या? क्या बात को पर्दे में दबे रहने दीजिए। दरअसल गया प्रसाद का परिवार बहुत ही लंबा चौड़ा था, जिसमें कुल मिलाकर 100 लोग भरे पड़े थे। जिसमें गया प्रसाद के खुद के 8-10 भाई, उनकी पत्नी, फिर उनके 6 से 8 लड़के लड़की और उसके बहू पोते पोती, सब लोग अगल बगल में बसे हुए थे। क्या पूजा को 100 सदस्यों से भरे ससुराल में बस पाएगी? कुछ दिन में शादी होकर वो ससुराल आती है। कांता, अरे ओ कांता, आरती की थाली ले आओ, बहू बेटे आ गए हैं। हाँ जी, बस आ गई। अरे ओ पप्पू, पंकज, भूषण, प्रीति, बड़की बहुरिया, गोपी बहू, दामाद जी, आओ सब लोग। पंडित जी ने तो बताया था कि लड़का एक भाई है, तो फिर ये बहू दामाद किस खजूर के पेड़ से टपक गए? क्या पता कि पड़ोस में रहते हैं इसलिए रिश्ता जोड़ रहे हैं। ये बोलकर पूजा खुद को तसल्ली देती है। देखते देखते 100 सदस्य से हौच पौच मच जाती है। हाय राम जी, इस एक मोहल्ले में तो घनी आबादी के लोग हैं, सांस भी नहीं आ रही। कांता बहू का गृह प्रवेश करवाती है। आओ बहू, तुम्हारे इस भरे पूरे खानदान वाले ससुराल में तुम्हारा खूब स्वागत है। भोले पूजा कांता की बात का मतलब समझ नहीं पाती और घर के अंदर आती है। पीछे पीछे सब लोग कमरे के अंदर भीड़ लगा लेते। बच्चे मिठाई की टोकरी में से लड्डू खाने लगते हैं। ये लड्डू तो खाने में कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं ना माँ, एक और ले लूं? हाँ हाँ चिंटू, पूछने की कोई जरूरत नहीं, अपना ही तो घर है। जैसे कि फ्री फंड के लड्डू लग रहे हैं। कितने हपसी बच्चे, देखते देखते 4 लड्डू टपा गए। ये नहीं कि गृह प्रवेश हो गया तो अपने अपने घर चले जाए, डेरा जमाए बैठे हैं। सफर की थकी बहू कोने में बैठ जाती, तभी बच्चे भागने लगते हैं। मोनू भैया मुझे पकड़ के दिखाओ। अभी पकड़ता हूँ, रुक। भागते भागते मोनू पूजा का पैर दबा देता है। उई मम्मी, मेरा पैर, ये बच्चे कितने शैतान हैं। ओ बच्चे, एक जगह शांति से बैठ जाओ, क्या उछल कूद कर रहे हो? तभी बुआ सास झगड़ पड़ती हैं। बहू खबरदार, जो मेरे पोते को डांटा तो। चलो बहू, अपने घर द्वार में चले। रज्जो नाराज होकर जाने का नखरा करती, तभी कांता रोक लेती है। अरे रज्जो जीजी, आप ऐसे नहीं जाएंगी, खाना खाकर जाना है। पूजा बहू, ये तुम्हारी ससुर जी के सगे परिवार वाले हैं, चलो सबके खातिर खाना बना लो। जाओ प्रीति, तुम्हें रसोई दिखा देगी। आइए चलिए भाभी, मैं आपको रसोई दिखाती हूँ। भाभी ये रही रसोई, ये चटनी पीसने के लिए सिलबट्टा, मसाला कूटने के लिए इमामदस्ता, बाकी राशन, तेल दाल मसाले अंदर भंडार घर में रखा हुआ है। हे भगवान, पूरी हड़प्पा सभ्यता की रसोई बनवा रखी, ऊपर से खाने वाले 100 लोग, बनाने वाली मैं अकेली। मेरा तो आज का चुम्बर निकल जाएगा। पूजा भंडार घर में आती है।
हे भगवान, ये राशन घर है या अनाज का गोदाम? कितना खाते हैं ये लोग। बहू राशन लाकर खाना बनाने लगती, तभी मर्दाने भाजी तरकारी ले आते हैं। ये रही बनाने वाली सब्जी, मेरे लिए आलू बैंगन बना देना। मेरे लिए दाल भी बनाना और आम की चटनी भी बना दीजिएगा। जी जेठ जी। सब लोग फरमाइश तो ऐसे झाड़ रहे हैं जैसे मैं हलवाई लग रही हूँ। कुछ देर गुजरते ही बहू खाना बनाते हुए पसीने से गीली हो जाती, तभी बुआ का दामाद नखरे करते हुए, खूब अच्छे से मेहमान नवाजी मिल रही है यहाँ तो, खाना नहीं बना। अब तक तो मैं अपने पति को खुद से बनाकर परोस कर खिला देती। बस किचकिच करवा लो इनसे, ये नहीं कि मदद करवा दूं। लगभग 3-4 घंटे में बेचारी बहू से लोगों के लिए कई पतीले दाल चावल सब्जी चटनी बनाकर वो परोसती है। अरे बहू, दाल तो साबुत सी रह गई, चावल भी कच्चे से हैं, क्या बनाया है? ताई जी चाची, अब इतनी क्वांटिटी में खाना बनेगा तो कच्चा पक्का तो होगा ना। सब लोग खूब दबा कर खाते हैं, जिससे बहू के लिए एक दाना नहीं बचता। अगली सुबह, शुक्र है सारे खाईलाल अपने घर चले गए। आज तो थोड़ा खाना बनाना पड़ेगा, आधे किलो आटे में हो जाएगा। इतने में सब लोग सुबह सुबह नाश्ता करने आ जाते हैं। चाची आज हम आलू के पराठे खाएंगे, बना दो। बच्चों, तुम दोनों को तुम्हारी मम्मी बनाकर खिलाएंगी, मैं तो अपने परिवार का खाना बनाऊंगी। देवरानी जी, हम सब लोग एक ही परिवार हैं, चलो अब पराठे और बूंदी का रायता बना लो, गर्मी है। पूजा गुस्से में अनूप को घूरने लगती है और 100 लोगों के लिए परात में आटा गूंथती है। भैंस की आंख, ऐसे कुनबे जैसे ससुराल में फंस गई हूं मैं। अरे मजाक है क्या एक अकेली बहू को 100 लोगों का खाना बनाकर खिलाना? बेचारी बहू का पूरा दिन सबको बनाकर खिलाने में गुजरता है। बेशर्म रिश्तेदार वाले दिन रात दोनों टाइम का खाना बहू के घर खाते, जिससे महीने में राशन की खपत ज्यादा होती है। खुले आंगन में खाना बनाने में बहू का रंग भी काला हो जाता है और लू भी लग जाती है। अरे आज खाने में क्या बनाया जा रहा है बहू रानी? घुइयां बना रही हूँ, भुक्कड़ कहीं के। खा खा कर इन चाचा जी का पेट इतना बाहर आ गया है कि इंसान कप प्लेट रखकर चाय पी ले। पूजा अपनी सास के पास आती है। माँ जी, आप इनसे कहती क्यों नहीं है कि अपने अपने घर में बनाए खाएं? आखिरकार हम भी इनको कब तक खिलाएंगे? कभी भी ये लोग राशन भी नहीं भरवाते, बस मुंह उठाकर खाने चले जाते हैं। पूजा ऐसे बोल ही रही थी, तभी बनिया आकर बेइज्जती मारता है। अरे गया प्रसाद जी, आप लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं लगती? उधार खाए जा रहे हैं, मेरे पैसे भर दीजिए। आज ही 50,000 का राशन आ गया आपके घर में। ये सुनकर भुक्कड़ रिश्तेदार वाले रास्ता नाप लेते हैं। किसी तरह कर्ज पर गया प्रसाद उधार चुकता करते हैं और अब सास सबको अपने यहाँ खाने आने से मना कर देती है, जिससे बहू के सर से गर्मी में 100 लोगों को बनाकर खिलाने की समस्या खत्म हो जाती है। ओह गॉड, कितनी गर्मी है। फाइनली मैंने थोड़ी बहुत तो शॉपिंग कर ली, आखिर हमें वेकेशन पर जो जाना है। अरे मोहिनी, क्या कर रही हो? इतनी गर्मी में भी सफाई कर रही हो? अरे कम से कम घर के अंदर बैठ जाओ, कहीं धूप से पिघल ना जाओ। अब पिघलने की वजह से दीदी घर में तो नहीं बैठ सकती, आखिर घर की साफ सफाई भी करनी जरूरी है। आप तो करती नहीं है, रोज हर 2 दिन में शॉपिंग करने जाती हैं। मेरा ऐसा नहीं है ना, तुम्हारा ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे हैं तो मैं हर दिन 2 दिन में शॉपिंग करने चली जाती हूँ। और इस बार तो हम समर वेकेशंस में गोवा जा रहे हैं। वहाँ का खाना पीना पार्टी वगैरह सब बहुत अच्छा होता है। तुम तो अफोर्ड नहीं कर सकती। वैसे तुम पिछली बार कहाँ गई थी? नहीं, तुम तो हमेशा की तरह अपनी वेकेशन झोपड़ी में ही मनाती हो। लेकिन हम भी एक दिन वेकेशन पर जरूर जाएंगे। रहने दो, मेरे सामने बोलने के लिए तुम ये सब कह रही हो, असल में तुम्हारे जेब में अठन्नी नहीं है। फिर भी मैं तो यही कहती हूँ, अपनी छोटी सी बच्ची की परवाह करो, उसे तो गर्मी की छुट्टियों में घर में मत चढ़ाओ, वेकेशंस पर ले जाओ। अच्छा, मुझे जाना है। टिंकू, टिंकू बेटा, देख मैं तेरे लिए कॉकटेल और बर्गर लाई हूँ। शीतल जानबूझकर मोहिनी को चिढ़ाकर घर में चली जाती है, जहां उसका बेटा कॉकटेल और बर्गर एक साथ खाता पीता है। तभी मोहिनी की बेटी अपनी खिड़की से उसे खाता हुआ देख कहती है, ओए टिंकू, तू ये क्या खा रहा है? मुझे भी बता, मैं अपनी मम्मी से मंगवाऊंगी। अरे तेरे बस की बात नहीं है, अपनी मम्मी से मंगवाना है, बहुत महंगा है। मेरी मम्मी मॉल से लाई है। इट्स सो टेस्टी। वैसे मेरी मम्मी ने गोवा की ट्रिप प्लान की है, जहाँ बहुत मस्ती करेंगे हम। इस बार तो स्विमिंग पूल वाली जगह पर जा रहे हैं। तू देखना, इस बार मैं भी वेकेशंस पर जाऊंगी और गोवा ही जाऊंगी और वहाँ आकर तुझे हाय हेलो भी करूंगी, समझा टिंकू? हाँ, मुझे पता है, तू मेरे सपने में आकर वेकेशंस पर जाएगी, वहीं बाय करेगी मुझे। तुम गरीब लोगों का सब कुछ पता है, मुझे मत सिखा। टिंकू तू बहुत गंदा है, कट्टी। तभी तन्वी रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है। क्या हुआ तन्वी, तू रो क्यों रही है? अरे क्या हुआ मेरी तन्वी गुड़िया को? आइसक्रीम चाहिए?
नहीं दादी, टिंकू मुझे चिढ़ा रहा है। एक तो वो अच्छे वाले बर्गर खा रहा था, मुझे भी वैसा खाना है। और इसकी फैमिली इस बार उसको गोवा के वेकेशन पर ले जाएगी। माँ, मुझे भी गर्मी की छुट्टियों में यहाँ पर नहीं रहना, मुझे भी वेकेशन पर जाना है, मुझे भी घूमी घूमी करनी है। ओहो, ये सामने वाला टिंकू मेरी पोती को चढ़ाता है। छोड़िए ना पापा जी, उन लोगों पर पैसा है तो इसीलिए शो ऑफ करते रहते हैं और मेरी बेटी का दिल जलाते रहते हैं। माँ, पापा को बोलो इस बार हम भी गोवा पर जाएंगे और इनको दिखाएंगे कि हम भी घूम सकते हैं। वो मेरे को घर ही बोल रहा था। ठीक है बेटा, मैं पापा से बोल देती हूँ, शायद इस बार हम गोवा पर जाएं। ये अब तब मैं भी गोवा जाऊंगी, अब तब मैं भी वेकेशंस पर जाऊंगी। बल्ले बल्ले। तन्वी यही बताने के लिए टिंकू को बाहर चढ़ाती है। तूने तन्वी से झूठ क्यों बोला? गोवा बहुत दूर है, वहाँ जाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। अगर उसे पता लगा हम वहाँ नहीं जा पाएंगे तो उसका दिल टूट जाएगा। माँ जी, उसका दिल ना टूटे इसीलिए मैंने उसे दिलासा दे दिया। मेरी भी मजबूरी है। खैर आप ये सब छोड़िए, खाना खा लीजिए। तन्वी बेटा, घर में आ जा। तब मोहिनी की आवाज सुनकर तन्वी घर आ जाती है, जहाँ सब मिलकर दाल रोटी खाते हैं। शाम को मजदूरी से अमन भी आ जाता है। तब अजी, वो सामने वाली अमीर पड़ोसन हमेशा वेकेशंस पर कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के साथ घूमने जाती है। आप हमें कभी भी कहीं नहीं ले जाते, लेकिन इस बार मेरी बेटी और मेरा हम सबका बहुत मन है कहीं ना कहीं बाहर जाने का और तन्वी गोवा जाने की जिद कर रही है। अब आप पैसों का इंतजाम कर लो। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार मैंने भी सोच रखा है, अपने परिवार को वेकेशन पर गोवा घूमने जरूर ले जाऊंगा। इसलिए 6 महीने से पैसे जोड़ रखे थे। कुछ पैसों की जरूरत है, मालिक से एडवांस ले लूंगा। सच में? इसका मतलब हम गोवा वेकेशन पर जा रहे हैं? हाँ मोहिनी, हाँ, लेकिन वहाँ पर हम सबके आने जाने में बहुत पैसे लग जाएंगे और वहाँ का खाने का खर्चा भी ज्यादा है। इसलिए हो सके तो घर का ही सामान खाने पीने का ले चलना, जिससे कम बजट बने। आप उस चीज की टेंशन मत लीजिए, खाने का जुगाड़ तो मैं कर लूंगी। बस आप मुझे 300 से 400 रुपए दे दीजिए ताकि अपनी बेटी के लिए 1-2 फ्रॉक और चश्मा ले आऊं। और मैं मैदा पापड़ ले आती हूँ, उससे कुछ मट्ठी नमक पारे बना दूंगी और हम बाहर लेकर चलेंगे। और मम्मी मुझे कपड़े? हाँ हाँ बेटा, दिलाऊंगी ना। हम सारा सामान कल लेने चलेंगे। अगले दिन बहू दुकान से मट्ठी और नमक के पारे बनाने का सामान खरीद लाती है, जिसे सास बहू मिलकर बनाकर तैयार कर लेते हैं। माँ जी, हमें इतनी सारी मट्ठी और नमक पारे हो जाएंगे ना? हम ये ट्रेन में बैठकर भी खा लेंगे, सुबह चाय नाश्ते में भी, और वैसे भी खाने के टाइम भी तूने चटनी बना ली है। बस माँ जी, वही हरी पुदीने की और सोंठ की चटनी तैयार करके डिब्बे में रख लूंगी और शाम को तन्वी को कपड़े दिलाने ले जाऊंगी। आपके लिए भी एक टोपी ले आऊंगी। अरे बहू, मुझे अच्छे से पता है अमन पर इतने पैसे नहीं है। तुझे जो भी लाना है बस मेरी पोती को ला कर दे दे। हम सब तो जा रहे हैं, इसी में ही खुश हैं। जी माँ जी। और बहू, थोड़ा सा अनार दाना और पेट साफ करने वाला चूरन रख लेना, और कुछ दवाइयाँ भी। अगर रास्ते में कुछ हुआ तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अरे पापा जी, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, वो काम तो मैं सबसे पहले करूंगी। तब मोहिनी अलग अलग पुदीने और सौंठ की चटनी तैयार करके रख लेती है और सबका अलग अलग बैग भी बना लेती है। फिर अपनी बेटी को बाजार ले जाती है, जहां से कुछ खीरे, ककड़ी, नमकीन, दही खरीद लेती है। फिर बेटी को फ्रॉक, चश्मा और सैंडल दिलाकर घर आ जाती है। तभी शीतल और शॉपिंग करके आती है। क्या बात है मोहिनी, तुम अपनी बेटी को शॉपिंग करवा कर ला रही हो? सस्ती ही सही, चलो कुछ तो दिलाया। लेकिन मुझे देखो, मैंने वेकेशन पर जाने के लिए अपने लिए सैंडल, 1 पीस ड्रेस, मेकअप का सामान, हेयर स्ट्रेटनर, ये सब खरीदा और अपने बेटे, पति और माँ जी के लिए भी कपड़े लाई हूँ। अच्छी बात है शीतल, वैसे मैंने तुमसे पूछा नहीं था कि तुम क्या क्या खरीद कर लाई हो, फिर भी मैंने सुन लिया। तुम इतना इतरा क्यों रही हो? कहीं घूमने जा रही हो? बिल्कुल, मैं भी अपने परिवार के साथ समर वेकेशन की छुट्टी मनाने जा रही हूँ। ये सुन शीतल का मुंह बन जाता है और वो अपने घर चली जाती है। अगले दिन की फ्लाइट से अमीर बहू का परिवार गोवा पहुंच जाता है, जबकि गरीब बहू के परिवार वाले ट्रेन से 2 दिन का सफर करके गोवा पहुंचते हैं। इत्तेफाक से गरीब परिवार वाले सस्ते होटल के एक कमरे में रुकते हैं, जबकि सामने वाला अमीर होटल अमीर बहू का होता है। वो सब लोग गोवा के बीच पर पानी में स्विमिंग करने जाते हैं। तभी तन्वी ने मिट्टी का कैसल बनाया होता है, जो टिंकू जाकर तोड़ देता है। आहा, मेरा कैसल टूट गया। ये किसने किया? किसकी बॉल है? टिंकू, तू भी यहीं पर आया है? मैंने तो पहले ही बोला था कि मैं यहाँ पर आऊंगा। तूने चीटिंग की ना मेरी यहाँ आकर। अच्छा हुआ तेरा कैसल टूट गया। ला मेरी बॉल दे। तभी तन्वी गुस्से में टिंकू की बॉल पानी में फेंक देती है और उस बॉल को मोहिनी लाकर देती है। तन्वी बेटा, ऐसा नहीं करते। हो तुम लोगों की इतनी हैसियत होगी कि गोवा वेकेशन पर आ गए। अच्छी बात है, लेकिन हमारे जितना एक्सपेंसिव खाना नहीं खा पाओगे, तुम्हारे बजट में नहीं है। शीतल बहू, आजा, होटल के स्टाफ बुला रहे हैं लंच के लिए।
ओ वाओ, हमने जो टोफू, एवोकाडो सैंडविच, कोकम शरबत और यहाँ की स्पेशल थाली वो सब खाएंगे। शीतल मोहिनी को चढ़ाकर वहां से चली जाती है तो गरीब परिवार भी अपने लाए हुए चीज को कमरे में जाकर खाता है। वाह बहू, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ बहू, यहाँ कितनी ठंडी हवा चल रही है, मजा आ गया गोवा बीच पर नहाकर। अच्छा हुआ मोहिनी तुमने खाने के पैसे बचा लिए, मैंने मेन्यू देखा था, यहाँ बहुत महंगा सामान है। मम्मा खाने को दो ना। ले बेटा, 2 दिन का खाना है, 2 दिन बाद हम यहाँ से घर जाएंगे। वहीं अमीर फैमिली भी एक्सपेंसिव खाना खाकर एंजॉय करती है। शाम को दोनों परिवार गोवा बीच पर जाते हैं। वहां के लोग तबला बजाकर आदिवासी वाला डांस कर रहे थे, जहां दोनों बच्चे भी डांस करने लगते हैं। रात को गरीब परिवार को गर्मी लगती है तो वो बीच पर ठंडी हवा में सोते हैं, जबकि अमीर परिवार एसी वाले कमरे में सोता है। अगले दिन अमीर गरीब दोनों बहू के परिवार वाले गोवा बीच पर पानी में नहाकर एक दूसरे पर छींटे डालकर बहुत मजे करते हैं। वहीं अमीर परिवार नारियल पानी पीकर चश्मा टोपी लगाए इतरा रहे होते हैं तो अमन भी फिशिंग करके 4 मछली ले आता है, जिसे मोहिनी भून देती है। माँ मुझे भी नारियल पानी पीना है। बेटा तू खीरा खा, इसका स्वाद भी नारियल पानी जैसा लगेगा। मैंने इस पर नमक भी लगाया है। मछली चावल खाएंगे। ठीक है माँ। वहीं शीतल के परिवार ने खाना ऑर्डर किया था, वो मिलता ही नहीं है। तभी भूख से टिंकू बेहोश हो जाता है। मोहिनी वहां मछली चावल लेकर खाना पूछने आती है कि अहंकार के चक्कर में शीतल मना कर देती है। तभी हे भगवान, लगता है मेरा बच्चा भूख से बेहोश हो गया। मैं क्या करूं, कहाँ से खाना लाऊं? बहू तो कितनी घमंडी है। हमारे पड़ोसी हमारे टिंकू को खाना दे रहे थे तो तूने खाने क्यों नहीं दिया? उसकी भी तुझे फिक्र नहीं है। तब मोहिनी आकर टिंकू पर पानी छिड़कती है। वो होश में आता है और मोहिनी अपने हाथ से मछली चावल खिलाती है, जिससे उसे बेहतर लगता है। आंटी अब मेरा पेट भर गया, थैंक यू, मुझे बहुत देर से भूख लग रही थी। शीतल, अपने घमंड को साइड में रखकर अगर तुम अपने बेटे को देख लेती तो आज उसकी ये हालत नहीं होती। हम गरीब ही सही घर से खाना लाए हैं। तुम्हारे इतने पैसे होने के बावजूद भी तुम अपने बच्चे को देख नहीं पाई। इतनी शॉपिंग करने से अच्छा था कुछ खाने का सामान रखकर ले आती तो बेहतर होता। मुझसे गलती हो गई मोहिनी, मुझे माफ कर दो। और टिंकू को खाना खिलाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब हम सब साथ में वेकेशंस मनाएंगे। अगले दिन दोनों फैमिली साथ में वेकेशन एंजॉय करते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं।